नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सरकार ने हम सबके सामने एक नई शिक्षा नीति को पेश किया जिसको हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये पॉलिसी क्या है, क्या इसके मायने हैं, आइए पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस पॉलिसी में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसीज रह चुकी हैं, कौन कौन से कमिटीज़ गठन हो चुके हैं, इस पॉलिसी की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, और आखिर हम जानेंगे कि इस पॉलिसी को कुछ लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, यानी कि इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म। और लास्ट में जानेंगे मेरा ओपिनियन क्या है। ये इन्फॉर्मेशन यार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, पूरा लाइन एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इस पॉलिसी को समझने से पहले इसकी एक टाइमलाइन देख लेते हैं, यानी कि ये पॉलिसी आने से पहले क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं जिससे कि आपको ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगी। तो सबसे पहले अराउंड 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ था, जब हमारे गवर्नर जनरल अंग्रेज़ों के समय पे लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। टू रिव्यू क्यों हुआ था, जिससे कि हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू कर सकें उस समय। उसके बाद 1902 की अगर हम बात कर लें तो रेले कमीशन का गठन हुआ था टू रिव्यू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी थी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी थी। तो उसके बाद तो यार और भी कमीशन फॉर्म हुए, जैसे हारतॉक कमीशन हो गया, सैडलर कमीशन हो गया। जैसे ही हमको आज़ादी मिली, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो पहला जो कमीशन फॉर्म हुआ था उसका नाम था राधा कृष्णन कमीशन। इस कमीशन के रिकमेंडेशन से एक नया इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ जिसको आप और हम सब जानते हैं। इसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि रेगुलेट करता है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को। और उसके बाद 1964-66 में जिसका नाम है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कमीशन के रिकमेंडेशन से ही हमारा देश का फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबके सामने पेश हुआ, और यही पॉलिसी पूरे देश में लागू हुआ। और ये एक तरीके से रेवोल्यूशन था हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा देने में। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इन अराउंड 1986 में हमारा सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया। और ये कोई चीज़ नई नहीं थी दोस्तों, जो हमारा पुराना फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी था इसी का हल्का सा मॉडिफिकेशन था, और इसी को फिर से मॉडिफाई किया गया 1992 में, जिसको हम अभी भी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी ही बोलते हैं। तो इसीलिए ऑफ कोर्स 2020 में जब इतना कुछ चेंजेस हो गया, जब इतने लर्निंग के मेथड्स चेंज हो गए, तो तब जाके ये पॉलिसी 2020 में इतने सालों बाद एज न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये आपकी कोठारी कमीशन की जो पॉलिसी थी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, उसी के बाद ये पूरी तरीके से चेंज्ड पॉलिसी है। तो इसीलिए इसको समझना इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉप आउट रेट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जब स्टूडेंट स्कूल में या फिर किसी स्टैंडर्ड में अपना इनरोलमेंट कराते हैं, तो अगर 6 से 8 तक की अगर बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करीब 90% आता है, जो कि एक अच्छा फिगर है। लेकिन अगर हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड देखते हैं तो एक घट के 56 से 79% रह जाता है। यानी कि मैक्सिमम बच्चे क्लास 8th के 9th में जाने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें अपना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अपने हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो सिर्फ 26% बच्चे ही हायर एजुकेशन सिस्टम की शिक्षा ले पाते हैं। यानी कि मैक्सिमम बच्चे हायर एजुकेशन सिस्टम में इनरोल ही नहीं होते। जो अगली दिक्कत है वो है टीचर शॉर्टेजेस की। अगर आपने देखा होगा तो आजकल हमारे गली मोहल्ले में बहुत जगह स्कूल खुल गए हैं। इवन गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो हर विलेजेस में होंगे। तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो एक एडिक्वेट रेशियो होता है स्टूडेंट टू टीचर का, वो सफ़र कर रहा है। बच्चे हैं लेकिन टीचर्स नहीं है। टीचर्स नहीं होंगी तो एक प्रॉपर डिलीवर ऑफ नॉलेज नहीं हो पाएगा। तीसरी जो बात कर लेते हैं वो हमको पता ही है यार, करिकुलम और जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसका मिसमैच। हमको जो पढ़ाया जाता है, यानी कि जो करिकुलम हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स इन सब में है, लेकिन जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, वो बिल्कुल मिसमैच कर जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एसर की रिपोर्ट के हिसाब से क्लास 5th तक के स्टैंडर्ड के बच्चे इवन
मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इवन रीड नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अगली बात कर लेते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा फोकस होता है किस चीज़ पे, रोट लर्निंग पे फोकस कम होता है, रिसर्च पे, अंडरस्टैंडिंग पे, एक्टिविटीज़ से कोई चीज़ को समझने के लिए। हमारे सिस्टम में क्या होता है कि मैक्सिमम रोट कर लो, यानी कि लर्न कर लो, रट लो, और उसके बाद एग्जाम देके यू गेट टू पास। इसी से प्रॉब्लम क्या आती है, इनोवेशन कम होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी कम होती है। तो ये सब एक तरीके से पूरी लिस्ट थी जो कि इश्यूज हमारे सिस्टम में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक एजुकेशन सिस्टम की। अभी तक आप देखते होंगे कि हम लोग 10+2 स्ट्रक्चर की बात करते थे, यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 12, जिसमें एज ऑफ 6 से लेके एज ऑफ 18 ईयर्स तक के बच्चे पढ़ते थे। कि अब ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलेंगे 5+3+3+4। घबराइए मत दोस्तों, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेंगे, वो लगभग उतने ही हैं। 5 क्या है, 5 है आपका फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, आपका क्लास 1 और 2 तो इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन जो उससे पहले के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आंगनवाड़ी हो गया, नर्सरी क्लासेस हो गई, प्रेप हो गई, जो कि अभी तक इंक्लूड नहीं होती थी, उसको भी फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड कर दिया है। जहाँ यानी कि एज ऑफ 3 से लेके बच्चे भी अब फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होंगे, क्योंकि सरकार के हिसाब से जो 85% ऑफ जो ब्रेन डेवलप होता है वो आपका 6 ईयर्स ऑफ एज से पहले ही होता है। ये तो यानी कि फाउंडेशनल स्टेज सरकार के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए, नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो उसके बाद आता है 3 में ऑफकोर्स क्लास 3, 4 और 5 के स्टैंडर्ड होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे बच्चों को एक आगे की स्टेज के लिए। अगला जो है वो फिर से 3 है, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 तक के बच्चे होंगे, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। एंड फाइनली 9th, 10th, 11th, 12th, जो कि हम लोग बोलेंगे एक सेकेंडरी स्टेज। तो ये तो हो गया दोस्तों स्ट्रक्चर की बात। इसी के साथ साथ सरकार बोलती है कि अब हम लेस कंटेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि जो करिकुलम है उसको सरकार कम करने की सोच रही है, जिससे कि ज़्यादा फोकस रहे लर्निंग पे, ज़्यादा फोकस रहे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ पे, ज़्यादा रोट लर्निंग कम हो। सरकार चाहती है कि इनोवेशन, जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़े, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है वो इंक्रीज़ हो। साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि जो हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम हो वो एक वेल राउंडेड सिस्टम हो, जो कि यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए, जिसमें हम लोग इंक्रीज्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। और साथ साथ बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सरकार देने की बात कर रही है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत से जो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि सब्जेक्ट्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, उसमें से चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने जो टैलेंट है उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और जो एक्चुअल में को करिकुलम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे अपना सब्जेक्ट्स को लेके और कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे खेलकूद को लेके, उसको एक ही माना जाएगा। और साथ ही साथ सरकार चाहती है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ऑफकोर्स दोस्तों आपने सही सुना, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसका थोड़ा बर्डन कम किया जाए, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उस पर ज़्यादा बच्चे डिपेंड ना रहें, और जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं साल में 2 बार लिए जा सकेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशल टैलेंट के साथ साथ उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक यहाँ पे परख, जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाएगा जो कि नॉर्म सेट करेगा हमारे बेसिक एजुकेशन को लेके। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि जो बेसिक एजुकेशन है उसमें काफ़ी रिफॉर्म सरकार लाना चाह रही है, काफ़ी पॉजिटिव रिफॉर्म लाना चाह रही है, जिससे कि जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की तरफ एक तरीके से बढ़े। उसी के साथ साथ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी सरकार थोड़ा सीरियस है, क्योंकि स्कूल्स बहुत खुलते जा रहे हैं, हर गली गली में स्कूल्स हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पंखे नहीं है, बेंच नहीं है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। तो अब सरकार चाहती है कि और स्कूल ना खोले जाएं, जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं एक ऐसा प्लान बने कि जो आसपास के स्कूल हैं उन सबको एक मर्ज कर दिया जाए, जिससे कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट की, टीचर्स की, ये सब सॉल्व हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टूडेंट्स को अच्छा बेंचेस मिले। और इसी के साथ साथ सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कोलैबोरेट करें, वो एक साथ कोऑपरेशन से पढ़ें, जिससे कि हमारे बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा हो।
और दोस्तों साथ ही साथ इस पॉलिसी में टीचरों को मैनेज करने के गाइडलाइंस भी हैं, जहाँ पे टीचरों की बेटर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी की बात की जा रही है, यानी कि ऐसे बेटर वे हो जो बेटर टीचर्स को हम लोग रिक्रूट कर पाएँ। साथ ही यहाँ पे टीचरों का जो एक्सेसिव ट्रांसफ़र होता है उसको कैसे कम किया जाए उस पर बात की गई है। और यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात की है, क्योंकि डिजिटल एरा हो चुका है। आपने देखा ही होगा लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट बन चुका था। तो यहाँ पे हम अपने टीचर्स को कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ उनका जो प्रोफेशनल करियर है, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, उसको कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी बात हुई है, उस पर भी गाइडलाइंस हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की एंट्री के बारे में बात की गई है, यानी कि ऐसे एजुकेटर्स जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, जैसे कि हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स जिनको चीज़ें समझ कम आती है। और साथ ही साथ यहाँ बोला गया कि 2021 तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन का गठन होगा जो कि पूरा टीचर का मैनेजमेंट देखेगा। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी बोलती है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अब मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाली है, यानी कि वहाँ पे वो इंजीनियरिंग कोर्सेज भी देगा, आर्ट्स भी होना चाहिए, यानी कि मेडिकल भी होना चाहिए, यानी कि मल्टी डिसिप्लिन होंगे यूनिवर्सिटीज़ में। और साथ ही साथ अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को इन 3 में से कैटेगराइज कर सकता है। पहला हो गया रिसर्च यूनिवर्सिटी बोला जाएगा, यानी कि अगर वहाँ पे रिसर्च अधिक होता है और टीचिंग कम होती है। सिमिलरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को कैटेगराइज कर सकती हैं एज अ टीचिंग यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर वहाँ पे टीचिंग पे अधिक एम्फेसिस होता है और रिसर्च में कम एम्फेसिस होता है तो वो अपने आप को टीचिंग कैटेगरी एम्फेसाइज कर सकती है। सिमिलरली या तो कॉलेज अपने आप को डिग्री कॉलेज के नाम से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये 3 कैटेगरी कोई दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक समझने के लिए, और ये एक दूसरे पे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कोई डिग्री कॉलेज बाद में टीचिंग यूनिवर्सिटी बन सकता है या फिर टीचिंग यूनिवर्सिटी अपने आप को रिसर्च यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उसकी ऑटोनॉमी बढ़ाने की बात की गई है। करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो मेरा फेवरेट पार्ट है दोस्तों वो है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये चीज़ क्या है, देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ बीटेक कोर्सेज जो कि मोस्टली 4 ईयर्स के ही होते हैं, तो 4 ईयर्स में अब इस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के हिसाब से स्टूडेंट चाहे तो कभी भी कॉलेज में दाखिला ले सकता है और उसी के हिसाब से वहाँ पे उसको एक क्रेडिट मिल जाएगा और वो चाहे तो अपनी पढ़ाई फिर से छोड़ सकता है। सिमिलरली अगर वो फिर से दाखिला लेना चाहे किसी और कॉलेज में या फिर सेम कॉलेज में तो वो अपने पुराने क्रेडिट्स दिखा सकता है कि हाँ भैया मैंने 1 साल की पढ़ाई कर ली या फिर 2 साल की पढ़ाई कर ली, और उसी हिसाब से उसको 2nd या 3rd ईयर जो भी उसके पुराना हिस्ट्री होगी उसी हिसाब से उसको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी बात यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जितनी आपने पढ़ाई की उस हिसाब से आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे और वो क्रेडिट्स आप कभी भी अपनी लाइफ में पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात है यहाँ पे रेगुलेशन को लेके काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक क्या था, यूजीसी या फिर AICTE ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि रेगुलेट करती हैं हायर एजुकेशन को, लेकिन अब यहाँ पे सरकार बोल रही है कि इसको एक चेंज करके एक पूरा नया स्ट्रक्चर लाया जाए। तो सबसे पहले सरकार 4 चीज़ों में रेगुलेशन चाहती है, यानी कि 4 अलग अलग बॉडीज़ होंगी जो कि 4 अलग अलग पहलुओं को रेगुलेट करेंगी। तो पहला हो गया यार रेगुलेशन, जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एक बॉडी होगी जो कि ऑटोनमस होगी, जिसके पास पावर्स होंगे जो कि रेगुलेशन करेगी। और दूसरा हो गया दोस्तों एक्रेडिटेशन के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का गठन होगा जो कि एक्रेडिटेशन के कामों को देखेगी। सिमिलरली फंड्स के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल का यहाँ पे गठन किया जाएगा जो कि फंडिंग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को होती है उसको देखेगा। और लास्टली यहाँ पे जर्नल एजुकेशन काउंसिल, यानी कि जो एक ओवरऑल एकेडमिक का स्टैंडर्ड है जो होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा, उसको देखेगा। इन चारों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक हायर अथॉरिटी बनेगी, उसका नाम है HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो HECI इन चारों को एज हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट करने में, मगर ये चारों के चारों एक ऑटोनमस बॉडीज़ होंगे जो कि अलग अलग एस्पेक्ट को रेगुलेट करेंगे, बीट रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग या फिर हम बात करें जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की है। फाइनली हम बात कर लेते हैं पॉलिसीज़ के अदर एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके। तो पॉलिसी के हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग इंडिया में
बहुत ही कम स्टूडेंट्स को दी जाती है। लेस देन 5% बच्चे जो होते हैं इंडिया में उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल पाती है। वहीं अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हो गया यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे मोर देन 50% बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और यही कारण है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन तो मिल जाती है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पाती या फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। साथ ही साथ पॉलिसी बात करती है रिसर्च को प्रमोट करने की बात। सरकार के हिसाब से इंडिया जो है खाली 0.6% जो अपना जीडीपी है वो सिर्फ रिसर्च पे लगाती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो खर्च करता है कोई भी सरकार वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाएगा जो कि प्रमोट करेगा अपना रिसर्च को, जो कि प्रमोट करेगा फंडिंग को और रेगुलेट करेगा रिसर्च का होल इन्वायरमेंट को। सरकार के हिसाब से जो रिसर्च इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नीतियां हैं, जैसे पानी को लेके हो गया, सफाई को लेके हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, तो इन सब की जो बेटर रिजल्ट हमें तभी मिल पाएंगे जब हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे, जब हम रिसर्च पे पैसा लगाएंगे। आखिर में दोस्तों सरकार का एम्फेसिस है पॉलिसी को लेके कि भाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सरकार के हिसाब से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं, जैसे स्वयं हो गया, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, स्वयं प्रभा हो गया या दीक्षा ऐप की, तो इन सब के थ्रू हम मैक्सिमम नॉलेज जो स्टूडेंट्स को वो डिलीवर कर पाएंगे इन अ टाइमली मैनर। तो ये दोस्तों बात हो गई एक पॉलिसी का ओवरऑल एनालिसिस की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला जो मुद्दा है वो है फंडिंग को लेके। पॉलिसी के हिसाब से जो फंडिंग होनी चाहिए वो 6% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, जो कि सरकार अभी सिर्फ 2 से 3% स्पेंड करती है। तो सरकार इतना पैसा जो डबल करने वाली है स्पेंडिंग, उतना पैसा लाएगी कहाँ से? ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत स्ट्रेस में चल रही है, कोविड का टाइम है, नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है, मार्केट बिल्कुल डाउन है। दूसरा जो मेन मुद्दा है यार वो है पॉलिसी के हिसाब से क्लास 5 तक लेके हम मैक्सिमम लोकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे अपनी एजुकेशन सिस्टम में। इंडिया में माइग्रेशन बहुत हाई लेवल पे होता है। बिहार में कोई लोकल लैंग्वेज पे एजुकेशन चल रहा है, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो बच्चे चले गए महाराष्ट्र। अब वहाँ पे अगर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा होगा तो इनको तो समझ ही नहीं आएगा। तीसरा मुद्दा हो गया भाई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अभी हमारे पास बेंचेस नहीं है, वॉल्स नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, प्रॉपर किचन नहीं है स्कूल्स में। पे जो विजन है उसको कैसे पूरा करेंगे? फाइनली दोस्तों जो चौथा मुद्दा है वो है ऑटोनॉमी को लेके, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से जो मैक्सिमम कॉलेजेस है उनको ऑटोनोमस बनाया जाएगा। इस चीज़ से कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जो कॉलेजेस अपने हिसाब से फ़ीस एडजस्ट कर सकती हैं, अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को इनटेक कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमर्शलाइजेशन पार्ट है हो सकता है वो सबको एक्सेस ना हो, सब उतनी फ़ीस अफोर्ड ना कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फाइनली माई टेक ऑन दिस पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, ऊपर से देखने में एक गुड मैनिफेस्टो की तरह है जिसमें एक लॉन्ग टर्म विजन भी देखने को मिलता है। मच नीडेड था क्योंकि टाइम्स बहुत चेंज हो चुके थे, डिजिटल एरा काफ़ी तेज़ी से आ चुका था, तो वो सब चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट हैं और स्टूडेंट फ्रेंडली है। जैसे कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स ऑप्शंस हो गए जो मेरे को काफ़ी पसंद आया, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, तो वो भी एक अच्छा प्रोविज़न है। लेकिन हमको ये याद रखना है दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी है, एक रोड मैप है, एक गाइडलाइंस है। तब समझ आएगा जब इसमें एक्चुअल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें लॉज आएंगे, तो तब हमको चलेगा ये पॉलिसी एक्चुअल में कैसा रिजल्ट्स दे रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन बिलो करें कि भाई आपको इस पॉलिसी में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।